अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। इसराइल ने गज़ा में जो जारहियत जारी रखी हुई है कि गज़ा में जो महाज खोला हुआ है वहाँ तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इसराइल अब लबनान की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। और लबनान से गो कि इनका मामला बड़ा पुराना, लेकिन हम पीर से देख रहे हैं कि एक ताज़ा महाज खोला हुआ है। पीर को हमने देखा, हिज़्बुल्लाह के मुख्तलिफ जो लीडरान थे, जो कारकुनान थे, उनको पेजर हमलों में निशाना बनाया गया। उसके बाद अगले ही रोज़ वॉकी टॉकी हमले हुए और फिर तब से अब तक मुतअद्दिद रॉकेट हमले किए गए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर हलाकतें बताई जा रही हैं। लोग बड़े खौफज़दा हैं लबनान में कि इस वक्त हो क्या रहा है। ये जो पूरे के पूरे मशरिक़ वुस्ता में और ख़ासकर ये जो फ्रंट खोला हुआ है अब इसराइल ने, क्या वजह है कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि गज़ा के मामले के ऊपर मज़म्मतें भी आती हैं, करारदादें भी हो रही हैं, इंटरनेशनल अदालतों में भी मामलात लेके जाए जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अब मज़ीद आगे बढ़ा है इसराइल और किसी तरह भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और से और शय मिलती जा रही है। अपने तजियाकारों के सामने यही सवाल रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पूरी की पूरी सूरत हाल। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए एजाज़ सैयद साहब, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, आप सबसे पहले कहिएगा, बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगे, लेकिन समझाएं हमें कि ये जो ताज़ा हमले हो रहे हैं गज़ा की तर्ज के अब लबनान में, तो लबनान में हमले करने का और उसकी तरफ पेशकदमी करने का इसराइल की क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि आपको पता है कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है और इस जनरल असम्बली के इजलास के दौरान मुस्लिम दुनिया के जो सफ़रा हैं और नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक नुमाइंदे ने जो कि ईरान के सफ़ीर हैं, उन्होंने सारी दुनिया को बड़ा हैरान किया कि किसी भी जो मुल्क का सफ़ीर है उसने वो पॉइंट ऑफ व्यू या वो तरीक़ाकार अख्तियार नहीं किया जो ईरान के सफ़ीर ने किया। उन्होंने वहाँ पर इसराइल के सफ़ीर को मुखातिब होते हुए कहा कि आपने जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से मुख्तलिफ़ करारदादों की हमायत बड़ी बेशर्मी से की है, और बावजूद इसके कि आप ख़ुद गज़ा में और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं और कोई आपको पूछने वाला नहीं। और उन्होंने पूरी दुनिया का जो ज़मीर है उसको झंझोड़ने की कोशिश की। मैं ज़ाती तौर पे ईरान की बहुत सारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ईरान के सफ़ीर ने जिस तरीके से जो इसराइल के सफ़ीर को मुखातब किया, जो पूरी दुनिया में एक हेडलाइंस बन रही हैं और पूरी दुनिया में एक तवज्जो हासिल की है, वो बड़ी हैरान कुन बात है। एक बात तो ये है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो मिडल ईस्ट है वो दोबारा गर्म हो चुका है। लेबनान जो है इस दफ़ा टारगेट है, और लेबनान टारगेट क्यों है कि जो कुछ ख़बरें आ रही हैं मीडिया के ऊपर, जो ख़बरें आ रही हैं जिसकी ज़्यादा डिटेल अभी नहीं आई, कि इसराइल ये समझता है कि जो हमास है, हमास के जो एलिमेंट्स हैं वो लेबनान में हैं, या लेबनान के कुछ एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि जो इसराइल है, ख़ित्ते में इसराइल को चैलेंज करने वाला अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं है, और इसराइल के पीछे कौन खड़ा है? अमेरिका खड़ा है। और अमेरिका जब इसराइल के पीछे खड़ा है और ख़ित्ते में कोई उसे चैलेंज करने वाला नहीं है, तो वो अपनी मनमानी कर रहा है। ये एट द सेम टाइम एक तरफ तो इसराइल की ताकत का इजहार भी है, इसराइल अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी का इजहार कर रहा है और उसका बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी ज़ाहिर कर रहा है। अभी इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर नवंबर में, तो आप देखिएगा कि जो मिडिल ईस्ट में और इसराइल के हवाले से जो पॉलिसी फेलियर हुआ है अमेरिका का, उसके बहुत सारे असरात मुरतब होंगे जो इंतखाबात हो रहे हैं अमेरिका में। मुझे लगता है कि उसके असरात मुरतब होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो ताज़ा
कार्रवाई हैं या ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं इसराइल की तरफ से, ये ओवरऑल एक तरफ तो हम सारे लोग कहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड, तो दूसरी तरफ रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि तमाम ममालिक अपनी इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं और कोई भी जो मुल्क है वो अपने इंटरेस्ट से बाहर नहीं जाता। इसीलिए आज लेबनान हो रहा है, इससे पहले शाम हुआ था, आपको पता है दमास्कस में अटैक हुआ था, ईरान के साथ भी इनकी वो चलती रहती है। तो मेरे ख्याल में जो जदीद दुनिया में जो इंटरेस्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है रियासतों की, उसने भी काफ़ी सारे मसाइल पैदा किए। अच्छा एजाज साहब, ये जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि इसराइल ये समझता है कि हिजबुल्लाह के बहुत से एलिमेंट्स हैं जो कि हमास को मदद कर रहे हैं, क्या ये उसकी परसेप्शन, उसका तासुर या ये जो मवाजना किया जाता है कि एक एक्सटेंशन है हमास की हिजबुल्लाह, ये दुरुस्त है? देखिए, हिजबुल्लाह और हमास दोनों जो हैं अलग अलग जमातें हैं, लेकिन अगर आप देखें दोनों का टारगेट एक है। बहुत सारी जगहों पर ये जो दोनों जमातें हैं ये एक दूसरे से इख्तलाफ करती हैं और इख्तलाफ करती नज़र आई हैं, बल्कि बाज़ मौक़े अगर आप माजी में देखें तो इन्होंने एक दूसरे पे लिमिटेड नौशत के अटैक भी किए हुए हैं। लेकिन ये हकीकत है कि ब्रॉडली एक दूसरे से तावन करते हैं, ब्रॉडली एक दूसरे के साथ इनका जो कोलैबोरेशन है, क्योंकि जो एनिमी है वो एक है, बीच में इनके एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन अगर ब्रॉड सतह पर देखा जाए हिजबुल्लाह और हमास, इनका चूँकि टारगेट एक है इसलिए एक दूसरे से तावन भी करते हैं और अपने जो एनिमी जिसको इन्होंने इसराइल को इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए हर मुमकिन जो है वो हरबा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। आप देखिए ना कि जो 7 अक्टूबर का वाक़या था 2023 का, उस वाक़े के बारे में इनको आपस में बड़ा इख्तलाफ था कि हमें बताया भी नहीं गया, यानी कि इस बात का मेन हमास की वो ज़ैली तंजीम थी, लेकिन हिजबुल्लाह को या ईरान को पर्टिकुलरली हिजबुल्लाह को इस बात का बड़ा गिला रहा है कि बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में हमास उनको नहीं बताती और हमास को गिला रहता है कि हिजबुल्लाह बाज़ औक़ात ऐसी कार्रवाइयाँ करती हैं जिसका हमास को नहीं बताया जाता। अच्छा बेनज़ीर, क्या गज़ा में जो हो रहा है इंतहाई गलत और इसके ऊपर भी स्टैंड लेना चाहिए? और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं से आवाज़ें आती ही हैं फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, लेकिन अब जब लबनान की तरफ रुख किया है और इतनी अग्रेसिवली हमले कर रहा है, तो क्या लबनान की सूरत हाल मुख्तलिफ होने की वजह से, बहुत सी इंटरनेशनली उसकी हैसियत मुख्तलिफ होने की वजह से कुछ रोका जा सकता है किसी हद तक, या इसराइल के ऊपर कुछ ना कुछ किया जा सकता है? अलीना, देखिए क्या वजह है कि आज इजराइल गाजा से अपनी जंग बढ़ा के लेबनान ले गया है, और सिर्फ लेके नहीं गया, उनके जो मिनिस्टर है, इजरायली मिनिस्टर, वो टीवी पे आके कहते हैं कि हम लेबनान को खत्म कर देंगे, मतलब हम मैप से ही उसको हटा देंगे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है, वो है आपके मगरबी ममालिक और उनका जो सपोर्ट इजराइल को है, खास तौर पे अमेरिका का। अब देखिए लीना, अभी इस दौरान जैसे एजाज भी बात कर रहे थे, अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं तकरीबन 1-8 महीने बाद, और मैं उस दिन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स देख रही थी डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस के दरमियान। अच्छा, इन दोनों के ये जो दोनों उम्मीदवार हैं, इनके बहुत से इशूज़ पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। इमिग्रेशन ले लें, दूसरे फॉरेन पॉलिसी इशूज़ ले लें, एक चीज़ है जिसपे ये दोनों एक ही एजेंडे पे हैं, और वो है इजराइल। ट्रंप ने बल्कि डिबेट के दौरान कहा कि कामला हैरिस को कि ये जो है ये इजराइल से नफरत करती है, इजराइल के बड़े सख्त खिलाफ है, जिस पे उन्होंने जल्दी से कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो इजराइल के साथ हूं, मैं तो पूरे इस हक में हूं कि इजराइल का बिल्कुल राइट है वो अपने आप को डिफेंड करे। और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ वो सपोर्ट नहीं करते, दोनों कहते हैं कि हम अगर सदर बने तो आर्म्स एम्बार्गो नहीं करने देंगे हम इजराइल पे, मतलब हम उनको आर्म्स असलहा सप्लाई करते रहेंगे। अब ये एक बहुत बड़ी बात है जो महमूद अब्बास साहब ने भी कल अपने खिताब में जनरल असेंबली में कही कि अमेरिका जो है वो एक तो मिलिट्री एड देता है, दूसरा डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता है। 3 बार यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन आ चुकी है इजराइल के हवाले से, तीनों बार अमेरिका ने उनको वीटो किया है। अच्छा, अभी कुछ हफ्ते पहले यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐलान किया कि हम जो है वो इजराइल को आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम इसको रिव्यू करेंगे, इस मामले को दोबारा देखेंगे, इंटरनेशनल जो अदालतों से फैसले आए हैं उसके बाद।
लेकिन और उस पर नेतन्याहू साहब ने बड़ा गुस्सा भी किया, लेकिन उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उनके ज्यादातर जो असलहा है, आर्म्स हैं, मिसाइल हैं, वो तो अमेरिका से आते हैं। और कितने आते हैं? 70% अमेरिका से आते हैं। फिर मिलिट्री एड भी मिलती है, उसके बाद जर्मनी से सबसे ज्यादा आते हैं, और उसके बाद इटली से आते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि एक मुल्क को बार बार आर्म्स मिल रहे हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल रहा है, तो वो क्यों जंग रोकेंगे? अभी तो बल्कि आप लेबनान की बात कर रही हैं कि वो मुख्तलिफ कैसे है गाजा से, वहां पे इजराइल में तो इस वक्त बात हो रही है कि ग्राउंड ऑफेंसेस तक वो कर सकते हैं, लेबनान में अपने बिल्कुल फौजी भेज सकते हैं। अब उसका भी देख, आप सोचें कि क्या कितना ज्यादा नुकसान होगा। और इन सब चीजों का नेतन्याहू को पॉपुलैरिटी में उनकी इजाफा हो रहा है। अभी आज ही मैं सर्वे पढ़ रही थी कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है जब से उन्होंने जंग की है लेबनान के खिलाफ। तो ये कहाँ के लोगों से सर्वे किया गया था? ये इजराइल में उन्होंने जाके सर्वे किया, तो उनकी जो सियासी जमात है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है जब से उन्होंने लेबनान में हमला किया। ऐसा नहीं है कि कम, अगर आपको सपोर्ट मिल रही हो दुनिया के सुपर पावर से, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक, आपको मुल्क में आपकी मकबूलियत बढ़ रही हो, तो आप क्यों जंग रोकेंगे? आप तो जंग बढ़ाएंगे और जितना भी हो सकेगा उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी चीज अलीना, देखिए मुझे बड़ी हैरानी हुई अभी कुछ दिन पहले ये पढ़ के कि पता नहीं क्या इंसानियत रह गई है शायद दुनिया में। इजराइल में गाजा टूर्स शुरू किए गए हैं। आपको पता है गाजा टूर्स क्या है? वो इजराइलीज को बोट में लेके जाते हैं गाजा के पास, और वहां से उनको दिखाते हैं कि ये देखें हमने इसको तबाह बर्बाद कर दिया है गाजा। और वहां पे फिर लोग खड़े होके बोट में, और फिर वो बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे, यहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे। और ये पहली बार नहीं है, हमने इजराइल में पहले भी देखा है कि जब मिसाइल हमले हो रहे थे गाजा में, तो लोग जाते थे पहाड़ों पे पिकनिक करते थे और बैठते थे और तालियां बजाते थे कि ये देखिए। हमने सोशल मीडिया पे देखा जब 7 अक्टूबर के हमले हुए, तो उसके बाद किस तरह की इनसेंसिटिव पोस्ट, जब पानी नहीं मिल रहा था वहां पर बच्चों को, जो मुतासिरीन थे उनको, तो पानी की चिढ़ाने वाली पोस्ट, बहुत ही इंसानियत का मसला है ये तो किसी लेबनान में जंग होने से पहले बहुत ज्यादा इस किस्म के आर्टिकल्स भी आ रहे थे, न्यूज रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि इजराइल जो है वो ये कदम नहीं उठाएगा क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो उसके जंग में जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन फिर भी इजराइल ने ये किया, और क्यों किया? क्योंकि इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मुल्क की, सबसे बड़ी सुपर पावर की उनको हमायत। ठीक है भट्टी साहब। मैडम शेख, गजा में हजारों बेगुनाह लोग कत्ल करने के बाद, और कत्ल भी ऐसे हैं कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक कंटेनर भेजा है जिसमें जो मस्क शुदा लाशों से भरा हुआ था वो उन्होंने गजा भिजवाया है। हजारों लोग कत्ल करने के बाद, लाख के करीब लोग माजूर, बेगुनाह लोग माजूर बनाने के बाद, और जो कत्ल और माजूर होने वाले हैं मैडम शेख, उनमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। और लाखों लोगों को बेघर करने के बाद, और गजा की तकरीबन 20% ज़मीन मज़ीद छीन लेने के बाद, और कासिम सुलेमानी से लेकर इस्माइल हानिया तक सारा कुछ करने के बाद अब इसराइल लबनान पहुंचा है। और अभी बात हो रही थी कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है और मुसलमान सफ़ीर भी वहाँ मौजूद हैं। क्या अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास ने कर लेना है? और अगर कुछ करने की एक हल्की फुल्की नीम बुज़दिलाना मरी हुई कोशिश करेगा तो वीटो हो जाएगा। और क्या मुसलमान सफ़ीरों की औकात और हैसियत है इस वक्त पूरी दुनिया में, और क्या वो कर सकते हैं? बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। और अब मैडम शेख, सवाल आपका ये है कि गजा के बाद इसराइल के लबनान पर हमले, दुनिया इसराइल को रोकने में नाकाम क्यों है? पहली वजह अमेरिका इसराइल के साथ है, और अमेरिकी, आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर के बाद अमेरिकी सदर भी आए थे इसराइल, अमेरिकी वजीर खारजा कई बार आए, अमेरिकी वजीर दिफा कई बार आए, अरबों डॉलर दिए उन्होंने और बेताशा असला दिया, और जब मौका आया अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो किया। बरतानिया और 90% यूरोप साथ है इसराइल के। पर आपको याद होगा रशी सोनक जो वो उस जहाज में आए जिसमें इसराइल पहुंचे थे, जिस जहाज में असला था। और इसके अलावा दूसरी वजह है मैडम शेख के दुनिया गजा के साथ है वो या तो कुछ करने के काबिल नहीं है, या बस खाली डरी डरी मुज़म्मतें और डरी डरी हमदर्दियां करने के काबिल है।
तीसरी वजह है मुस्लिम दुनिया, OIC और अरब लीग की बेहिसी। ये कुछ भी ना करते मैडम शेख, सिर्फ बाइकआउट कर लेते तिजारती और सफारती, तो आज बात लबनान तक ना पहुंचती। और तिजारती और सफारती बाइकआउट तो मासूम और बेगुनाह बच्चों, खवातीन और गजा वालों का हक है। चौथी वजह मौसर तरीन यहूदी लाबी। मैडम शेख, ट्रंप हो, बाइडन हो, या कोई भी हो, या कोई मुल्क भी हो, आज हमें मानना पड़ेगा कि यहूदी लाबी जो है वो कहां कहां पहुंची हुई है और उसके कितने असरात हैं, और वो कितना फंडिंग करती है, और वो कितना ताकतवर है इस वक्त दुनिया में। पांचवी वजह है मैडम शेख, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसराइल की बर्तरी, या इसराइल की मजबूती दिफा में, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। छठी वजह है मैडम शेख, फलस्तीनी आलमी दुनिया में लगता है अब फलस्तीनियों पर तवज्जो नहीं रही, या शायद फलस्तीनी अपना मुकदमा हार चुके हैं, या अब दुनिया को कोई दिलचस्पी नहीं रही। सातवीं वजह है मैडम शेख, फलस्तीनी मुअस्सर क़ियादत का ना होना। कोई इस वक्त इस तरह की क़ियादत नहीं है कि जो पूरी दुनिया में कोई तवज्जो दिला सके कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और आठवीं और आखिरी वजह है अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों की नाकामी और जज्बात नहीं, मफादात भरी पॉलिसियां। ठीक है, वो है ना मैडम शेख, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा, मर्गे मफाजात। एक तो बुज़दिली की सजा, ऊपर से हम कितना पीछे रह गए मुस्लिम दुनिया। आप वो पेजर्स और वॉकी टॉकी का एक एपिसोड देख चुके हैं, और इस्माइल हानिया और जो सलमानी, कासिम सुलेमानी की किस्तें भी आप देख चुके हैं। सर, ये जो आपने कहा ना कि बाकी दुनिया की दिलचस्पी भी शायद नहीं है, हमने देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने ना सिर्फ इसको आलमी अदालत लेके गए, बल्कि फिर बहुत सी इसी दुनिया में से लोग गए जिन्होंने नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई। फिर UN में भी आवाज़ उठती रहती है, अगेन वही फॉर वट एवर इट्स वर्थ। मैं चाहूँगी इस वाले पॉइंट को हम ज़रा आगे भी लेके चले। महज साहब, क्या वाकई में ऐसा इस इशू में दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, या क्या मसला है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जब से सोवियत यूनियन टूटा, क्योंकि सोवियत यूनियन एक ऐसी ढाल था कि जिसकी बुनियाद पे फ़लस्तीन की स्ट्रगल खड़ी हुई थी। वो अरब कंट्रीज़ में सीरिया को, लीबिया को, इन ममालिक को सपोर्ट करता था जो फ़लस्तीन के साथ खड़े होते थे और इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े होते थे। हमने सोवियत यूनियन में जितनी भी उस ज़माने में हमारी जो इस्लामिक मूवमेंट थी वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, वो उस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट था कि सोवियत यूनियन को किसी तरह ख़त्म किया जाए, तो हमने कम्युनिस्ट ब्लॉक को ख़त्म कर दिया, ये सोचे बगैर कि कम्युनिस्ट ब्लॉक को ख़त्म करने के बाद जो है वो वाहिद सुपर पावर अमेरिका रह जाएगी। और उसकी वजह से, सोवियत यूनियन के टूटने की वजह से जो है वो फ़लस्तीन की जद्दोजहद मुतासिर हुई, कमज़ोर हुई, क्योंकि जो अरब कंट्रीज़ थी उनकी अक्सरियत जो थी वो ज़ाहिर है वो उनके इंटरेस्ट अमेरिका से मिलते थे, उनके बिज़नेस इंटरेस्ट अमेरिका से मिलते थे। उस ज़माने में जो अरब कंट्रीज़ की ताकत थी और जो लोग फ़लस्तीन के कॉज के लिए इस्लामिक कंट्रीज़ में खड़े होते थे, उन सबको चुन चुन के मार दिया गया। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मार दिए गए, शाह फैसल मार दिए गए, फिर बाद में कर्नल कद्दाफ़ी मार दिए गए, यासिर अराफ़ात मार दिए गए, बोमिदियन मार दिए गए। तो आपने वो सारी जो एक तरह से रेवोल्यूशनरी लीडरशिप थी उसका ख़ात्मा कर दिया। उसके बाद ये जो रहे हैं इस वक्त जो हमें सामने नज़र आ रहा है, और फिर हुआ ये कि फ़लस्तीनियों की जो आप 60s और 70s की स्ट्रगल देखें, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। उनको हमने अब पोस्ट 80 में उनको हमने जो है वो रिलीजियस मूवमेंट्स बना दिया। आपने इसी तरीके से कश्मीर कॉज को भी नुकसान हुआ। कश्मीर में भी हम अगर 80 से पहले की देखें तो हमें वो नेशनलिस्ट मूवमेंट नज़र आती हैं, उसका भी नुकसान हुआ। इस्लामिक कंट्रीज़ की कोई सपोर्ट ही नहीं, बल्कि वो कहीं ना कहीं जिस वक्त ये हमास वाला वाक़या हुआ है उससे पहले तो ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे थे, सिफारती ताल्लुकात कायम होने शुरू हो गए थे। तो इस वक्त फ़लस्तीनी बिल्कुल आइसोलेटेड खड़े हैं। जो लोग हैं दुनिया में, चाहे वो मगरबी दुनिया के लोग हों या इस अरब कंट्रीज़ के लोग जो हैं, ख़ास तौर पे मगरबी दुनिया, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले, मुजाहरे किए, उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने किए। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि ये करारदादें, ये सीज़ फायर क्या,
जब आपने नेस्तो नाबूद कर दिया, जब आपने लाखों लोगों को मार दिया, अब आप सीज़ फायर की बात करें, ये आई वॉश है, ये सब आई वॉश है। ये मजबूर किया जा रहा है फ़लस्तीनियों को कि आप 2 स्टेट थ्योरी जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। आइसोलेटेड खड़े हैं इस वक्त फ़लस्तीनी, बिल्कुल आइसोलेटेड खड़े हैं, कोई मुल्क उनके साथ नहीं है। ये सब ज़बानी जमा खर्च है, जो करारदादें हैं, ये मजम्मत जो है, ये सब ऐसी ही है। तो बेसिकली फ़लस्तीनी ओवर द ईयर्स, इन द लास्ट से 50 ईयर्स आइसोलेट हो गए, और उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस्लामिक कंट्रीज़ पर आती है, अरब कंट्रीज़ पर आती है, और फिर सोवियत यूनियन के टूटने की वजह से जब हम अमेरिका की बात करते हैं, एजाज आपने अपने तज्जिए में, और अगर आप इसको मुश्किल से रख सके प्लीज़, आपने पहले अपने तज्जिए में कहा कि अमेरिका में पॉलिसी फेलियर है और बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन उनकी तो पॉलिसी यही है कि इसराइल को सपोर्ट करना है, इसराइल का हक है अपना दिफा करना। बट हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अवाम से रिटेलिएशन या उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। क्या मसला है कि जो हुकूमत है, जो इवन आने वाली हुकूमतें हैं, वो अवाम के इस सेंटिमेंट को अभी तक समझ नहीं पा रही हैं? देखिए, बात यह है कि अमेरिका की पॉलिसी इसराइल को सपोर्ट करना है, लेकिन एट दी सेम टाइम अमेरिका की पॉलिसी ये भी है कि वो जो मशरक़े वुस्ता है, मिडल ईस्ट जो है, वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल में रखें। ये वाक़यात जो पर्टिकुलरली पिछले साल से एक अपराइजिंग हमने देखी है, ये पिछले साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है, और इसराइल की तरफ से बहुत ज़्यादा अटैक हम देख रहे हैं, हो रहे हैं। इन वाक़यात के बायस जो ख़तरात हैं और बढ़ गए हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो उधर से भी हो रही है। और आप देखें कि इस पॉलिसी फेलियर ही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आप देखें ईरान तक आ गया है। ईरान के अंदर आके इसराइल ने, आपको पता है, ड्रोन अटैक किए, फिर ईरान ने भी उसका जवाब दिया। तो ये जो पूरी पट्टी है मिडल ईस्ट की, वो उसकी लपेट में आ गई है। अब लेबनान में जा रहे हैं, लेबनान के साथ गो के इसराइल का एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, टेरिटरी का डिस्प्यूट भी है, माजी में भी इनके झगड़े होते रहे हैं, लड़ाई होती रही है। लेकिन अब ये जो चीज़ है वो फैल रही है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि जो उसकी पॉलिसी है वो इस तरीके से फेल हो कि ये जो जंग है वो फैल जाए, और जंग जब आपने मेंशन किया है तो क्विकली ये बताएं आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्या खुदा ना खास्ता ये मजीद फैलता हुआ इसको देख रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ कंट्रोल में आ जाएंगे हालात? देखिए, मुझे अभी तक तो इसका कोई हल होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, यानी कि नवंबर के महीने में इंतखाबात होंगे, और अगले 120 दिन, तकरीबन 3 से 4 महीने जो है वो नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, वो आके अपना जो बागडोर है वो संभालेगी। तो मुझे फौरी तौर पर इसका हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बेनज़ीर भी कुछ ऐड करना चाह रही है? बेनज़ीर भी कुछ ऐड करना चाह रही है? बेनज़ीर, देखिए, इस वक्त एक इशू है अमेरिका में, ये बैलेट पे गाजा वाला मामला, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पे एक नए किस्म के वोटर्स निकल रहे हैं इस बार इलेक्शन में। वो अपने आप को कहते हैं अनकमिटेड, नॉन कमिटेड वोटर्स, और वो ज्यादातर हैं मुस्लिम अमेरिकन जो डेमोक्रेटिक वोटर्स थे, और जो इस बार कह रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे अगर कामला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अपना गाजा के हवाले से अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगी। अब ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बड़ा सीरियस इशू है, और जिसकी वजह से कामला हैरिस जो है वो इजराइल की सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन कभी कभी वो सीज फायर की भी बात कर देती हैं, जरा अपनी वेग सी पॉलिसी रखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये ज्यादातर जो नॉन कमिटेड वोटर्स हैं ये स्विंग स्टेट्स में है, जो डेमोक्रेट्स के लिए और रिपब्लिकन्स के लिए बहुत जरूरी है। और एक और पार्टी भी है इस वक्त इलेक्शन में, उनका नाम है वो ग्रीन पार्टी उनको कहते हैं। उनकी जो हेड है और जो उम्मीदवार है सदर के लिए इलेक्शन के लिए वो है जिल स्टाइन। वो जो है वो बड़े खुल के गाजा की बात करती हैं, जेनोसाइड की बात करती हैं, इजराइल के खिलाफ बोलती हैं। तो एक ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी को डर है कि ये जो हमारे वोटर हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, ये उस तरफ ना चले जाएं और फिर हमें नुकसान होगा इसका। जहां तक अमेरिका की, लास्ट चीज देखें, अमेरिका की जो पॉलिसी है इजराइल को सपोर्ट करने की, वो बड़ी सिंपल है। वो हर रीजन में उनको एक एलाई चाहिए होता है। मिडिल ईस्ट में उनका एलाई जो है वो इजराइल है। ईरान पे नजर रखनी है, इजराइल के जरिए रखनी है। इस तरह जैसे हमारे खित्ते में
यहाँ पे उनका एलाय इंडिया है, क्योंकि चाइना पे नजर रखनी है, तो उनकी ये पॉलिसी रही है, इसलिए मुझे पॉलिसी बदलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस बार रेजिस्टेंस आ रही है अमेरिका में जो आवाम है उनकी तरफ से। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक बहुत अहम मामला जो कि सिंध में पेश आया, क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। उमरकोट सिंध में एक अजीब वाक़या पेश आया। तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक शख्स जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कुछ तौहीन आमेज़ मवाद सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया, उससे मुतल्लिक इलाका मकीनों ने जब शिकायत की तो उसको ढूंढने के लिए मुख्तलिफ छापे शुरू हो गए और वो सर्च लेके आई पुलिस पार्टी को कराची में एक होटल से लियारी में मिला और उसको वापस लेके जाया जा रहा था उमरकोट, जिस दौरान ये अजीब मामला हुआ। उमरकोट की जो पुलिस है उसने मीरपुर की पुलिस को हैंडओवर किया एक मकाम के ऊपर, ये शाहनवाज़ जिनका नाम बताया जाता है इनको, और उसके बाद ये रिपोर्ट हुआ कि ये जो शख्स हैं शाहनवाज़, ये एक पुलिस मुकाबले के अंदर मारे गए हैं। अब इसकी तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई और कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर अपने तज्जियाकारों से ज़रा उनकी राय जानेंगे। मामला कुछ यूँ हुआ है कि डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा सामने आई। ना सिर्फ ये बात कमेटी ने सामने रखी कि उमरकोट के जो एसएसपी हैं उन्होंने जब मीरपुर ख़ास के एसएसपी को शाहनवाज़ की हिरासत दी तो उस वक्त और उसके बाद जो सारे के सारे मामलात हुए, बल्कि जब पुलिस मुकाबले में या जाली पुलिस मुकाबला जब साबित हो गया तो उसके बाद जो लाश थी उसकी भी तौहीन की गई और जो पुलिस के वहाँ पर पार्टी मौजूद थी, वो जो मॉब था जो कि उस लाश की बेहुरमती कर रहा था, उससे दाद वसूल करती हुई भी नज़र आई और फिर एंड में लाश को जला दिया गया। ये सारा का सारा जो मामला है इसमें मुख्तलिफ अफसरान मौजूद इल्ज़ाम ठहराए गए हैं, लेकिन वो कौन कौन से एग्जैक्टली अफसरान हैं उनकी रिपोर्ट में निशानदही नहीं हुई है। दीगर भी चीज़ें हैं जो कि मिसिंग हैं, लेकिन अपने तज्जियाकारों के सामने हमने सवाल ये रखा है कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये जो सिंध हुकूमत ने तमाम तर इक़दाम किए हैं और जो रिपोर्ट में फाइंडिंग्स हैं वो किस कदर इत्मीनान बख्श हैं। बेनज़ीर, क्या राय है आपकी? अच्छा लीना, पहले तो क्योंकि हम रिपोर्टिंग भी करते आए हैं और इस किस्म के मामलात के बारे में अक्सर पढ़ते आए हैं, पहले होता ये था कि एक शख्स पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगता था, फिर एक हजूम जमा होता था और अक्सर हम ये भी सुनते थे कि पुलिस के सामने उसको, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी लेकिन उस शख्स को कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद फिर अक्सर ये भी पता चलता था कि वो इल्ज़ाम ही गलत है, मसला तो असल में कुछ और था, कोई पुरानी दुश्मनी थी, ज़मीन का मसला था। लेकिन पिछले 1-2 महीनों में लगता है एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें अब हम सुन रहे हैं कि जो पुलिस है वो ही जाके कत्ल कर देती है। 1 महीने, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 1 महीने पहले मैं क्वेटा का पढ़ रही थी कि क्वेटा में वहां पे एक शख्स को इसी तरह पकड़ा गया, उस पर इल्जाम लगाया गया, उसको जेल में लेके आए और वहां पे पुलिस वाले ने गोली मार के कत्ल कर दिया। यहाँ पे भी उमरकोट में हमने देखा कि सिर्फ कत्ल नहीं किया पुलिस ने, उसके बाद पुलिस को मुबारकबाद दी गई, उन पर फूल बरसाए गए कि देखें आपने कितना अच्छा काम किया है। वो पुलिस जिनका काम है हमारी तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारी हिफाजत करना, वही जाके लोगों को, आम शहरियों को कत्ल कर देती है और फिर झूठ बोलती है कि हमने तो किसी और वजह से इनको कत्ल किया था। अच्छा, जो डॉक्टर शाहनवाज है उनके बारे में, क्योंकि मैं BBC उर्दू की भी इस पर रिपोर्ट पढ़ रही थी, उनके बारे में एक तो ये भी कहा जाता था कि शायद वो ज़हनी मरीज भी हैं और वो दवाइयां भी ले रहे थे और वो इलाज भी करा रहे थे। दूसरा, वो जो फेसबुक अकाउंट जहां से इस किस्म की चीज हुई उसके बारे में वो कहते थे कि ये मैं काफी देर से इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मेरी इस्तेमाल में नहीं था, मुझे नहीं पता ये कौन इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है इसमें जो मुझे सबसे हैरानकुन चीज लगी वो ये कि जो हजूम है उन्होंने जाके पुलिस को 2 दिन की डेडलाइन दी कि 2 दिन में आपने उनको पकड़ के लाना है, डॉक्टर शाहनवाज को, और प्रेशर डाला। रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस पे प्रेशर डाला। उसके बाद देखें कि कितने ज्यादा पुलिस अफसरान इसमें इन्वॉल्व थे कि एक टीम गई उमरकोट से पुलिस की, जाके उनको पकड़ा, उनसे कहा कि नहीं हम आपको आपकी हिफाजत के लिए लेके जा रहे हैं, फिर आगे जाके मीरपुर खास की पुलिस के हवाले कर दिया जिन्होंने फिर कत्ल किया, और फिर जब वो वापस
वापस लेके आए लाश को, तो हजूम ने वो भी उनसे ले ली, उसको आग लगा दिया, जिसकी वजह से जो उनके घर वाले थे वो कई घंटों तक फिरते रहे कि उनको दफनाने के लिए, लाश लेने के लिए, और उनको दफनाने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही थी, कोई उनको दफनाने नहीं दे रहा था। ये हालात है। लेकिन आपने सिंध हुकूमत की बात की अलीना, ये तो कहते रहते हैं, ये तो बातें हम बहुत सुनते हैं, कमेटी बनेगी, कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो एक चीज मैंने देखी इस बार, जो मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं देखी, मेरे लिए तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड थी, वो जो लोग निकले उमरकोट में और जिस तादाद में वो लोग निकले इंतहा पसंदी के खिलाफ और इंसाफ मांगने के लिए, इन लोगों का साथ देना चाहिए सिंध हुकूमत को, इन लोगों का साथ देना चाहिए वफाकी हुकूमत को, बजाय इसके कि आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि पीटीआई ने आज ये कर दिया तो पीटीआई ने आज वो कर दिया, या आईनी तरमीम पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इन लोगों की आवाज बने। मैं तो हैरान हो गई थी जितने ज्यादा लोग निकले और जिस तरह वो निकले और जो वो मुतालबात कर रहे थे, इन लोगों की आवाज बने, इन लोगों की हिम्मत बने हुकूमत। इसी वजह से आज आप हुकूमत में है, इन्हीं लोगों की वजह से है। अगर आपने मुल्क को ठीक करना है, इंतहा पसंदी को खत्म करना है, तो इन लोगों का साथ दें। बेनज़ीर, जो सारी की सारी मामला था, जो पुलिस के इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद जो अभी तक कार्रवाई हुई है या इवन रिपोर्ट में जो मामलात हैं, क्या आपको लगता है वो तसल्ली बख्श हैं? अलीना, मैं देखना चाहूंगी कि FIR करती है इनके खिलाफ, और मैं ये भी देखना चाहूंगी कि ये भी मालूम करने की कोशिश की जाती है कि ये मामला कितना ऊपर तक जाता है। क्या यही सिर्फ पुलिस अफसरान थे जो मुलव्विस थे, या इनको कहीं से ऑर्डर्स आए थे, या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई ली जाएगी, एक्शन लिया जाएगा? तो मैं देखना चाहूंगी कि ये एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि अक्सर हमने तो हमारे मुल्क में यही देखा है, कमेटी बन जाती है, इंक्वायरी होती है, फिर कुछ नहीं होता, या अगर जेल भी जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए जाते हैं, उसके बाद उनको माफ कर दिया जाता है। मज़े साहब, ये कितना अफसोसनाक बात है। हम हमेशा जब भी इस तरह के मामलात की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कानून को हरकत में आने दें, आप अपने हाथ में चीज़ों को मत लें। विजिलेंटी जस्टिस बिल्कुल किसी चीज़ का हल नहीं है, पुलिस को अपना काम करने दें। लेकिन यहाँ पुलिस ने क्या किया, यही सबसे बड़ा मसला है ना। ये तो देखते हैं अब, ये बज़ाहिर तो ये चीज़ वो जिस तरह भी बेनज़ीर भी कह रही थी कि लोगों ने इस चीज़ को, मुझे इसमें बहुत डीप रूटेड कोई मामला लगता है, क्योंकि नॉर्मली इस किस्म के वाक़यात में, तौहीन के वाक़यात में एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में आप मार देते हैं। यहाँ तो बाकायदा एक पुलिस दूसरी पुलिस को हैंड ओवर कर रही है, इस तरह चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद उसे ले जाया जाता है, उसके बाद लोग उसको जला देते हैं। इसमें वाकई सिर्फ इसका मामला तौहीन का मामला है या इसमें कुछ और मामलात भी हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स तो सिंध में बहुत होती रही हैं, पॉलिसी के तहत भी होती रही हैं। इस वाक़े में इनिशियली तो ठीक है कि सिंध गवर्नमेंट ने रिएक्ट भी किया माफ़ कीजिएगा, लेकिन आगे क्या होगा, अल्टीमेट इसका कंक्लूजन क्या होगा, जो मुल्ज़मान हैं उनको वो सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये अभी देखना है। और उन पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ इस उसमें कि क्या ये ऑफिशियली पॉलिसी थी कि एक पुलिस दूसरे को हैंड ओवर कर दे, ये कौन कौन लोग इसमें, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोग, बज़ाहिर लगता है कि और बहुत ज़्यादा लोग मुलव्विस हैं इसके अंदर इस चीज़ को। लेकिन ओवरऑल जो हमारे यहाँ और जिसमें ज़ाहिर है उलमा कराम का भी बड़ा रोग है, ये जो इंतहा पसंदी बढ़ रही है और इस तरह जो है स्कोर सेटल कर दिए जाते हैं, इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। जैसे सियालकोट वाला वाक़या था, हमने देखा कि सियालकोट के वाक़े में क्या हुआ, और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो फिर आपके हवाले से जो परसेप्शन बनता है, जो बिल्ड होता है, उसका हमारी जो है ओवरऑल पॉलिसी को बहुत ज़्यादा असर होता है, ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज को बहुत ज़्यादा असर होता है। तो इन सारी बातों को देखने के लिए ये ज़रूरी है कि इस वाक़े की बिल्कुल शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की जाएँ, चीज़ें बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में सामने लाई जाएं, एक्चुअली क्या वाक़या था, सर माज़रत के साथ बैनुल-अक़वामी तो जो होगा, हम लोग अब डरने शुरू हो गए हैं ये कह के, इफ़ आई मे से सो, कि कोई भी कहीं से भी उठ के हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा देगा किसी के ऊपर भी, और फिर बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ किए उसके ऊपर रिएक्शन आएगा, और आप के हाथ में कुछ नहीं है। भट्टी साहब, एक देखिए, दो चीज़ें ना, रियासत भी कमज़ोर नज़र आती है और अदलिया के लेवल पर भी आप देख लें कि अदलिया के लेवल पर भी सर अदलिया के लेवल तक तो अब मामला पहुंचा ही नहीं ना। यहाँ पर तो देखिए, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं, या मॉब आपको आपकी जान ले लेगा, या फिर वो पुलिस जो आपकी रखवाली है वही मॉब के प्रेशर में आके या सोसाइटल प्रेशर में आके कर ले। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये कितना खतरनाक है, क्या होना चाहिए? मैडम शेख, आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
आपका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी तशवीश बिल्कुल दुरुस्त है। बैसियत मुसलमान और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुल मुरसलीन और रहमतुल आलमीन पर हमारे पूरे ख़ानदान की जाने कुर्बान। इसके और आप मोहब्बत रखते हुए आप बाहर कहीं हो, कोई आपका किसी दुश्मनी की वजह से, किसी वजह से आप ये कह दे कि ये हैं वो जिन्होंने तौहीन रिसालत की या तौहीन मजहब किया, उसके बाद जो आज के हालात हैं आपकी जान बच जाए तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। ये हालात आ चुके हैं मैडम शेख, ये हमारे मुल्क में हालात हैं और ये इस वक्त चारों तरफ हो रहा है। आपका सवाल है कि क्या इस वाक़े पर सिंध हुकूमत के इक़दामात इत्मीनान बख्श हैं? जी हाँ, पहला इतना ज़रूर इत्मीनान हुआ है, या ये पहला स्टेप इतना ये है कि ये पहला मौका है किसी सूबाई हुकूमत ने यह तस्लीम किया है कि पुलिस के हाथों कत्ल हुआ डॉक्टर शाहनवाज, और ये मावराए अदालत कत्ल है, मतलब जाली पुलिस मुकाबला था, मतलब पुलिस इसमें मुलव्वस थी। लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं मैडम शेख। और ये सिंध हुकूमत पर आने से पहले ये बताता चलूं आपको कि ऐसा लग रहा है कि इंतहा पसंदी के आगे हमारी रियासत अपना मुकदमा हार गई है। ऐसा लग रहा है कि इंतहा पसंदी के आगे हमारी हुकूमत अपना मुकदमा हार गई है। ऐसा लग रहा है कि इंतहा पसंदी के आगे हुकूमती रिट अपना मुकदमा हार गई है, या दिलचस्पी नहीं रही, या वोट का मसला है, या दिलचस्पी नहीं रही, या ये जो यानी मुकदमा लड़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले ही हार गई है। अब आप मुझे बताएं मैडम शेख कि आपने पूछा कि सिंध हुकूमत के इक़दामात। अच्छा, जब इस शख्स पर, डॉक्टर शाहनवाज पर इल्ज़ाम लगा और जब वो ये सबूत के तौर पर कह रहा था कि ये फेसबुक मैं इस्तेमाल नहीं करता और तहकीकात हो लेने दें, अगर मेरा कसूर हुआ तो मुझे जो चाहे सजा दे लें, उस वक्त कहाँ थी सिंध हुकूमत? जब इल्ज़ाम लगा, तब लगा दिया गया, तब हुकूमती मशीनरी कहाँ थी? जब इसे पुलिस के हवाले खुद अहले खाना ने किया तब और वो पुलिस के पास था और पुलिस के पास होकर वो कत्ल हो गया, तब सिंध हुकूमत कहाँ थी? और जब जाली पुलिस मुकाबले में इसे मार दिया गया, तब सिंध हुकूमत कहाँ थी? और जब मैडम शेख हजूम ने, जैसे बेनज़ीर ने कहा जो इस रिपोर्ट में, कि हजूम पुलिस को डेडलाइन दे रहा था, तब ये हुकूमती मशीनरी कहाँ थी? जब इस कत्ल कर दिया गया इसे और एम्बुलेंस में लाश लाई जा रही थी, एम्बुलेंस छीन ली गई और उनके घर वाले खुद हुकूमती मशीनरी थी ना सर। अब माजरत के साथ हुकूमत या फिर आला ओहदेदारान गली मोहल्ले में जाके तो नहीं कर सकते ना, ये तो इतनी मुतअद्दिद वाक़यात। नहीं मैडम शेख, नहीं फिर आप ठीक कह रही हैं कि वजीर आला या वजीर उन गली मोहल्लों में नहीं, लेकिन ये कोई आम केस नहीं था चोरी डकैती का या कोई छोटा मोटा। ये वो है कि जो पूरे पाकिस्तान में इस तरह का हो रहा है और इसका हाइप क्रिएट होना शुरू हो गई थी, सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया था, पोस्ट निकल रही थी, आग उगल रही थी, पूरा मीडिया उस वक्त ने कल बताया सिंध में अकेला वाकया भी नहीं था, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। एक और वाकया भी हुआ फिर जी फिर अच्छा, मजे की दुख और तकलीफ की बात यह है कि जब एम्बुलेंस ले ली गई तब कोई नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जब लाश दफनाने नहीं दी जा रही थी, 2-3 कब्रिस्तानों में वो गए नहीं दी, फिर लाश जलाई जा रही थी, फिर वो डॉक्टर शाहनवाज की खवातीन जो नंगे सर और नंगे पांव मिन्नतें समाजतें कर रही थी भाग भाग के हजूम की कि हमें लाश तो वापस कर दो, उस वक्त सिंध हुकूमत से हुकूमती मशीनरी कहाँ थी? और चलो हम मान लेते हैं मैडम शेख के श्रीलंकन मैनेजर जो था वो भी जो कत्ल हुआ उस पर भी हुकूमत का रद्द अमल जो आज तक आपको कोई पता चला है कि कितने लोगों को श्रीलंकन मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर के इल्ज़ाम का, उस कत्ल इल्ज़ाम में कोई सज़ा मिली? अच्छा, ईसाई बस्तियों को जो जलाया गया उसमें कितने लोगों को सज़ा मिली? मिशाल खान जो कत्ल हुआ, 20 कत्ल जो मज़हब के नाम पर हुए, और अभी कोयटा में जैसे बेनज़ीर कह रही थी कि पुलिस वाले ने खुद हवालात में उसे मार दिया, कोई सज़ा हुई? अब अच्छा चलो ये छोड़ दें, ये सारा ये जो कुछ हुआ। अब मुझे बताइए,
अब क्या इन सारे जो रिपोर्ट भी आई है और जो कर रही है इन इकदामात से डॉक्टर शाहनवाज वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। चलो वो तो वापस नहीं आएगा, यहाँ से भी आगे आ जाइए। क्या इन मुजरमों और मुलजमों को इबरतनाक सजाएं मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम मैडम शेख ये पता नहीं कब ये आग हम सारे मिलकर बुझाएंगे। ये पता नहीं कब हम इस मुल्क को हर किस्म की इंतहा पसंदी जो हर गली मोहल्ले में नजर आ रही है, इससे कब मिलकर इसको खत्म करेंगे। और बदकिस्मती की बात ये है, प्रॉब्लम रियलाइज करने की भी जरूरत है। एजाज, क्या आप समझते हैं कि जो प्रॉब्लेम है हम अभी उस स्टेज पे हैं या उस मैच्योरिटी के लेवल पर है कि प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर रहे हैं या पहचान रहे हैं कि मसला कहाँ पर है? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, पहली बात तो ये है कि कहा गया कि डॉक्टर शाहनवाज ज़हनी मरीज़ थे। मेरे ख्याल में डॉक्टर शाहनवाज ज़हनी मरीज़ नहीं थे। इस सोसाइटी के वो अफराद ज़हनी मरीज़ थे जिन्होंने डॉक्टर शाहनवाज को बेईमाना अंदाज में कत्ल किया। मेरे ख्याल में डॉक्टर शाहनवाज ज़हनी मरीज़ नहीं थे, बल्कि वो पुलिस ज़हनी मरीज़ थी जिसने कानून की बालादस्ती नहीं की, जिसने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, डॉक्टर शाहनवाज का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, बल्कि उल्टा उनको कत्ल कर दिया। और बदकिस्मती देखिए, ये मामला आज हम इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, कल कोई और वाक़या हो जाएगा उसके ऊपर भी इसी तरह प्रोग्राम कर रहे होंगे। अब आज से चंद दिन पहले कोयटा में, बलूचिस्तान में एक वाक़या हुआ है जहाँ पर लाश की कब्र से निकाल कर बेहुरमती की गई है। ये ना इस्लाम में है, ना दुनिया में किसी और मज़हब में है जो कुछ ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और बदकिस्मती से इसका आगाज़ 2011 से ऑनवर्ड आप देखें, जो गवर्नर साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं सलमान तासीर, उनका कत्ल हुआ और उसके बाद हमने देखा कि एक जमात आई, उस एक जमात बन गई, एक वाक़या हुआ, उसके बाद एक जमात बन गई और उस जमात के बाद हमने देखा कि हर साल जो तौहीन के वाक़यात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। फिर हमने देखा कि क्रिमिनल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें दाखिल हो गए हैं। आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक वाक़या हुआ जिसमें एक बैंक के मैनेजर के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उस बैंक के जो गार्ड ने उसे कत्ल कर दिया और बाद में वो बात साबित हुई कि वो झूठा इल्ज़ाम था, गार्ड की बैंक के मैनेजर के साथ कोई मुखासमत थी, कोई कुछ नहीं हुआ। इस मुल्क में साल 2016 में एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, उसके 20 पॉइंट थे, 21 पॉइंट थे। उन 21 पॉइंट्स में से 9 बराह रास्त पुलिस से मुतल्लिक थे और 9 में से जो 3 पॉइंट थे वो इंतहा पसंदी को डील करते थे। इस मुल्क में उन इतने बड़े वाक़े के बाद, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाक़या हुआ, उसके बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अभी हमने अज़्म का इजहार किया ना दोबारा से, तो हमने अज़्म का इजहार तो कर लिया, लेकिन क्या वजह है कि हमने उसमें मजहबी इंतहा पसंदी को शामिल नहीं किया या उसकी तरफ हम देख नहीं रहे? उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सियासत में इंतहा पसंदों को और इंतहा पसंद जमातों को एक वेपन के तौर पर रियासत इस्तेमाल करती रही है। आपको और मुझे पता है कि किस तरह साल 2018 में एक वेपन के तौर पर एक इंतहा पसंद जत्थे को इस्तेमाल किया गया। मेरे ख्याल में अब ये काम ख़त्म होना चाहिए और अगर हम ये काम ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसे जत्थों को ख़त्म नहीं करेंगे, तो आपको याद हो कि FATF ले आई थी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे खिलाफ। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की रियासत ने और हमारे अदारों ने इन जत्थों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो फिर हमें आलमी सतह पर उसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा जिस तरह की सूरत हाल हम पहले सामना कर चुके हैं। खुदारा इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कीजिए। और ये जत्थे ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, इन्होंने जमातें बना ली हैं और ये जमातें बनाकर लोगों को हरासा करते हैं। और मैं अगर उस जमात का नाम लूं भी तो आप नहीं चलाएंगी, कोई टीवी चैनल उस जमात का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम सबको मिलकर इकट्ठे होकर इनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। अगर हम नहीं करेंगे तो मेरी ये बात याद रखिएगा, यहां पर कोई बात नहीं हो सकेगी। आप जिस पे मर्जी तौहीन ने रसालत का इल्जाम लगाए और उसको मार दें, कोई दलील नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं और पुलिस वाले आके जाके मिल जाए। इस पुलिस वाले को, ये जो DIG हैं, इनको और इसके साथ साथियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उससे भी बढ़कर ये जो जत्थे बनाए हुए हैं इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल ठीक। और हमने इसके ऊपर कमेंट तो किया कि अभी तक के इकदाम कैसे हैं, लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए ये ना सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का भी इम्तिहान है कि वो आगे इस मामले को कैसे लेके चलते हैं और मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए हम इसको देखना चाहते हैं। विल बी कीपिंग एन आई ऑन दिस। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।